आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनकी एक एक छोटी सी बैंगनी किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें सब कुछ है। उनकी आइकॉनिक किताब रिच डैड पुअर डैड के कोर आइडियाज हैं। आज की जेनजी पीढ़ी उस किताब को कैसे देख रही है वो भी है। और तो और खुद कियोसाकी के हाल के इंटरव्यूज भी हैं, जिसमें एक ऐसा इंटरव्यू भी शामिल है जिसे एआई ने हिंदी में डब किया है। कमाल की सटीकता से। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन कियोसाकी के फलसफे की परतें खोलना है, ये समझना कि उनकी फाउंडेशनल सीख क्या थी, आज वो कितनी रेलेवेंट है, और सबसे जरूरी। वो 2026 के बारे में क्या चौंकाने वाली भविष्यवाणियां कर रहे हैं। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से सब शुरू हुआ था रिच डैड पुअर डैड की उस कहानी से। दो पिताओं की कहानी। हाँ, एक थे पुअर डैड जो असल में उनके असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी, और हमेशा एक एक सुरक्षित नौकरी की बात करते थे। और दूसरे थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो सिर्फ 8वीं पास थे लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? बिल्कुल। और यहीं से किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक निकलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। एग्जैक्टली। पुअर डैड कहते थे खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। और रिच डैड कहते थे खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। पूरा नजरिया ही अलग था। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसी से जुड़ा है उनका दूसरा और शायद सबसे मशहूर आइडिया। एसेट और लायबिलिटी वाला। हाँ, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। ये इतना सिंपल है, फिर भी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी में गलती क्यों करते रहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही पूरी किताब का सार है। कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस। इतनी सी परिभाषा है। तो गलती कहाँ होती है? गलती होती है पारंपरिक सोच में। जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कियोसाकी कहते हैं अगर आप उस घर में खुद रहते हैं और हर महीने उसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स ये सब भर रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। तो वो एक लायबिलिटी हुई। हाँ, अगर आपने वही घर किराए पर दिया होता और किराया आपकी ईएमआई और खर्चों से ज्यादा होता, तब जाके वो एक एसेट बनता। अच्छा, मतलब सारा खेल कैश फ्लो का है। पैसा आ रहा है या जा रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा उनका तीसरा पॉइंट है जो मानसिकता से जुड़ा है। वो कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये कभी मत कहो। इसकी जगह खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव सोच को बंद करने की जगह उसे समाधान खोजने पर लगा लेता है। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है। वो जो एआई डब वाला हिंदी इंटरव्यू है, उसमें कियोसाकी इसका एक लाइव उदाहरण देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो बताते हैं कि जब भी उन्हें कोई महंगी गाड़ी जैसे फरारी या रोल्स रॉयस खरीदनी होती है, तो वो सीधे अपनी जेब से पैसे नहीं देते। तो फिर वो पहले एक एसेट बनाते हैं। जैसे कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदकर किराए पर दे दी। जब उस एसेट से आने वाला कैश फ्लो इतना हो जाता है कि वो गाड़ी की किश्तें भर सके, तब वो गाड़ी खरीदते हैं। अरे वाह, मतलब उनकी गाड़ी का खर्च उनका एसेट उठा रहा है, वो खुद नहीं। एग्जैक्टली। लायबिलिटी को खरीदने के लिए पहले एक एसेट बनाओ। ये सोच ही पूरी गेम बदल देती है, और यही सोच हमें उनके सबसे मशहूर फ्रेमवर्क तक ले जाती है। ESBI क्वाड्रेंट। हाँ, ESB और I। E यानी एम्प्लॉय, जो किसी और के लिए काम करता है। S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर या दुकानदार, जो खुद के लिए काम करता है। बिल्कुल। फिर आता है B यानी बिग बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम है और लोग उसके लिए काम करते हैं। और आखिर में I यानी इन्वेस्टर, जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। कियोसाकी का कहना है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्वाड्रेंट के बाईं तरफ मतलब E और S से दाएं तरफ यानी B और I में जाना जरूरी है। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। सीडली के एक सोर्स में एक जेनजी लेखक ने इस लगभग 25 साल पुराने फ्रेमवर्क को चैलेंज किया है। हाँ, और उनकी आलोचना काफी वाजिब लगती है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये किताब 1990 के दशक की है। तब तो इंटरनेट भी बहुत नया था। बिल्कुल। उस वक्त गिग इकोनॉमी या क्रिएटर इकोनॉमी जैसे शब्द थे ही नहीं। आज तो हजारों विकल्प हैं। सही बात है। दूसरा, वो लेखक कियोसाकी की कुछ सलाहों को, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग को, होप सेलिंग कहते हैं, मतलब उम्मीद बेचना। होप सेलिंग,
क्यों? क्योंकि उसमें आप असल में सिस्टम के मालिक नहीं बनते, आप बस एक बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाते हो। तो इस नई पीढ़ी का सोल्यूशन क्या है? क्या वो ESBI क्वाड्रेंट को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं? नहीं, और यही सबसे दिलचस्प बात है। वे इसे खारिज नहीं करते, वे इसे अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड? कैसे? वो कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट को अलग-अलग सीढ़ियों की तरह देखने की बजाय इन्हें एक साथ देखो, एक पोर्टफोलियो की तरह। एक पोर्टफोलियो? मतलब? मतलब आप एक एम्प्लॉय हो सकते हैं अपनी 9 to 5 जॉब में, जो आपको स्थिरता देती है। साथ ही आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्रिएटर हो सकते हैं, जो वीकेंड पर अपना YouTube चैनल चलाता है। अच्छा। आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके एक बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बेचना। और इन सबसे जो पैसा बच रहा है? उसे आप यानी इन्वेस्टर की तरह स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और आज के दौर के लिए रेलेवेंट मॉडल है। सोचकर देखिए, 1997 में जब ये किताब आई थी, तब साइड हसल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ही नहीं। आज एक 22 साल का युवा शायद नौकरी से ज्यादा कमाई अपने इंस्टाग्राम पेज से कर रहा हो। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और ये हमें कियोसाकी के एक और मूल सिद्धांत पर वापस लाता है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। हाँ, वो ये बात बहुत कहते हैं। जेनजी मॉडल भी तभी काम करता है जब आप लगातार नई स्किल्स सीखते रहें। और दिलचस्प बात यह है कि कियोसाकी खुद इस बात को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे बेस्ट सेलिंग लेखक कैसे बने, तो उन्होंने साफ कहा, मैं बेस्ट राइटर नहीं, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। हाँ, ये मैंने सुना है। उन्होंने बताया कि उनके रिच डैड ने उन्हें सेल्स की नौकरी करने को कहा था, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे जरूरी स्किल है बेचना सीखना। तो ठीक है, फिलॉसफी समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ये मास्टर खुद अपना पैसा कहाँ लगाता है? हाँ, और उनकी निवेश की फिलॉसफी भी वो काफी लीक से हटकर है। कैसे? वो डॉलर, रुपया या किसी भी सरकारी करेंसी को नकली पैसा कहते हैं। नकली पैसा? हाँ, उनका मानना है कि सरकारें इसे जितना चाहें छाप सकती हैं, इसलिए इसकी वैल्यू समय के साथ घटती ही है। तो वो कहाँ निवेश करते हैं? भगवान के धन में। मतलब? सोना और चांदी। वो बताते हैं कि उन्होंने 1964 से ही चांदी खरीदना शुरू कर दिया था। उनके पास अपनी 2 सोने की खदानें और 1 चांदी की खदान भी है। सोना चांदी तो समझ आता है, ये पारंपरिक निवेश हैं, लेकिन क्या वो नई टेक्नोलॉजी में भी विश्वास करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन? बिल्कुल, वो बिटकॉइन के बहुत बड़े समर्थक हैं। बताते हैं कि उनके पास 60 बिटकॉइन है। 60 बिटकॉइन? हाँ, और उन्होंने इन्हें तब नहीं खरीदा जब सब खरीद रहे थे। जब बिटकॉइन $20,000 से गिरकर $6,000 पर आया, तब उन्होंने उसे खरीदा। और वो इसके लिए टेक्निकल ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई गहरी रिसर्च की थी। तो फिर क्या मतलब है? उनका मतलब था कि उन्होंने सिर्फ कीमत के चार्ट और पैटर्न को देखा। उन्होंने देखा कि कीमत एक सपोर्ट लेवल यानी $6,000 पर आकर बार बार रुक रही है और वहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा थी। अच्छा, तो वो चार्ट्स पढ़कर मौके ढूंढते हैं, और यहीं से शायद हम उनकी भविष्यवाणियों पर आ सकते हैं, जो काफी डरावनी लगती हैं। वो 2026 में एक बड़े आर्थिक पतन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय अवसर भी कह रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? इसी विरोधाभास को समझना जरूरी है। पहले पतन की बात करते हैं। उनका तर्क है कि सरकारें बेहिसाब कर्ज में डूबी हैं और इस कर्ज को चुकाने के लिए बस नोट छापे जा रही हैं। जिससे हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। एग्जैक्टली। इसके अलावा वो AI की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने और रियल एस्टेट मार्केट में तनाव को भी बड़ा कारण मानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पतन का कारण, लेकिन इसमें अवसर कहाँ है? अवसर छिपा है इतिहास के सबसे बड़े धन हस्तांतरण में, वेल्थ ट्रांसफर में। वेल्थ ट्रांसफर? कियोसाकी के अनुसार जब सिस्टम क्रैश होगा तो पैसा उन लोगों के हाथ से निकल जाएगा जो उसे बचा रहे थे, मतलब कैश या बैंक में रख रहे थे। और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा उन लोगों के पास चला जाएगा जिनके पास असली संपत्ति है, सोना, चांदी, बिटकॉइन। जिनके पास ये सीमित सप्लाई वाली चीजें होंगी, वो रातों रात और अमीर हो जाएंगे। रातों रात? उनके पास कोई कॉन्क्रीट आंकड़े हैं? हाँ, और ये आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। एक सोर्स के मुताबिक कियोसाकी का अनुमान है कि 2026 तक सोना $27,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। एक मिनट, $27,000? अगर इसे आज के रेट पर भारतीय रुपए में बदलें
तो ये लगभग 8 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बनता है। हाँ, क्या ये तो मतलब आज के भाव से 10 गुना ज्यादा है? ये तो भविष्यवाणी से ज्यादा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है। और बिटकॉइन के लिए उनका अनुमान $2,50,000 का है। $2.5 लाख। उनका लॉजिक बहुत सीधा है। जब सरकारें अनलिमिटेड पैसा छाप सकती हैं, तो स्मार्ट लोग उस पैसे को ऐसी चीजों में लगाएंगे जिन्हें कोई छाप नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि सोर्सेस के अनुसार कियोसाकी पहले भी ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो पूरी तरह सच नहीं हुई। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। 2025 में भी उन्होंने बड़े क्रैश की बात की थी। तो क्या उनके दावों पर भरोसा किया जा सकता है? शायद कियोसाकी खुद भी कहेंगे कि उनका काम भविष्य बताना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार करना है। इन भविष्यवाणियों को एक चेतावनी या एक कॉल टू एक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। और इन सब के बीच सोर्सेज में कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, जैसे कि वो हिंदी इंटरव्यू जिसका हमने जिक्र किया। हाँ, वो पूरा इंटरव्यू एआई की मदद से डब किया गया था। ये अपने आप में उस टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, और ये सीधे सीधे उनकी उस भविष्यवाणी से जुड़ता है जिसमें वो एआई के कारण नौकरियों के जाने की बात करते हैं। सही बात है। जिस टेक्नोलॉजी ने उनके संदेश को हम तक पहुंचाया, वही शायद भविष्य में कई नौकरियां बदल सकती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात उस इंटरव्यू में सामने आई, उनके मजबूत राजनीतिक विचार हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी चौंकाने वाला था। वो अपने पुअर डैड को एक अच्छा इंसान बताते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें मार्क्सवादी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री स्कूल में उन्होंने दुश्मन यानी मार्क्स के बारे में पढ़ा, और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने पिता की सोच भी वैसी ही है। कि सरकार को सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, अमीरों पर टैक्स लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो सिर्फ अतीत की बात नहीं करते, वो अमेरिका की मौजूदा राजनीति पर भी खुलकर बोलते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें बदमाश कहते हैं। हाँ, वो आरोप लगाते हैं कि बाइडेन ने तेल पाइपलाइन बंद करके तेल की कीमतें बहुत बढ़ा दी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास को हुआ। दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप का बचाव करते हैं, उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त और एक सच्चा पूंजीवादी बताते हैं। वे भारत का भी जिक्र करते हैं, जहां वे मिस्टर टाटा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान दिखाते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व में एक और परत जोड़ता है। ये दिखाता है कि उनका वित्तीय दर्शन उनके राजनीतिक और आर्थिक विश्व दृष्टिकोण से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने रिच डैड पुअर डैड के उन क्लासिक आइडिया से शुरुआत की, फिर देखा कि आज की जेनजी उसे कैसे अपडेट कर रही है, और आखिर में हम 2026 के लिए उनकी डरावनी भविष्यवाणियों तक पहुंचे। लेकिन इन सब में एक धागा कॉमन है, एक संदेश जो वो बार बार देते हैं। और वो संदेश है, वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ऊपर है। उनका एक मशहूर कोट है, शिक्षा के बिना संपत्ति खरीदना जुआ है। बिल्कुल, उनका मकसद डराना नहीं बल्कि तैयार करना है। दशकों से उनका मूल संदेश यही रहा है कि पैसे के नियमों को समझो, और अब वो कह रहे हैं कि नियमों को जल्दी समझो, क्योंकि ये नियम बहुत जल्द और बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। तो असल में कियोसाकी का फलसफा एक इंक ब्लॉट टेस्ट जैसा है ना? 90 के दशक में लोगों को इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की राह दिखी, आज की जेंजी को इसमें साइड हसल का एक मॉडर्न खाका दिखता है। और खुद कियोसाकी को अब इसमें आने वाले आर्थिक भूचाल का सर्वाइवल गाइड दिखता है। क्या बात कही है, ये एकदम सटीक विश्लेषण है। और इसी के साथ हम उस अंतिम सवाल पर आते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। सोर्सेज में कियोसाकी की किताब का एक सवाल था, अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं? लेकिन उनकी भविष्यवाणियों को देखते हुए शायद आज का सबसे जरूरी सवाल सिर्फ जीवित रहने का नहीं है। शायद असली सवाल यह है कि किसी की मौजूदा वित्तीय रणनीति वो बीते हुए कल की दुनिया के लिए बनी है, या उस आने वाले कल के लिए जिसके आने का वो दावा कर रहे हैं।